अस्सलाम वालेकुम। F7 का लेक्चर 3 हमारा स्टार्ट हो गया जी। कल माशाल्लाह से ये लेक्चर 2 था हमारा, जिसके अंदर मैंने सवाल के अंदर टैक्स की एडजस्टमेंट डाली हुई थी, लेकिन फिर इसको जब मैंने ओपनिंग किया और इस साल की डेप्शन भी चार्ज करवाई तो वो 2-250 की टोटल प्रॉफिट था असल में सवाल के अंदर। तो वो 2-250 का प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो गया था, तो मुझे ये एडजस्टमेंट चेंज करनी पड़ी थी जो टैक्स की कैलकुलेशन की हुई थी, एडजस्टमेंट थी, तो फिर मैंने उसको चेंज कर दिया था। आज आप लोगों को भाई ये हैंड आउट इनको ना अपलोड करवा देना, आप कल वाले को छोड़ो। आज आपको जो हैंड आउट मिला है उसके अंदर फाइनल अकाउंट्स की हमने रिवीजन जो कल की थी, ओवरऑल लेक्चर नंबर 2 था ये इस तरह से बस इसका मैकेनिज्म चलेगा। ओवरऑल लेक्चर 2 में यहाँ पे ओवरऑल लेक्चर लिखा करूँगा और यहाँ पे जो टॉपिक चल रहा है उसका लेक्चर होगा, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट की रिवीजन हमने सिर्फ एक लेक्चर में की थी। ये वो फाइनल अकाउंट हैं जो आपने F3 लेवल पे किए थे। वैसे कल के सवाल में कोई मसला तो नहीं आया इतनू सा? नहीं, वो तो कैलकुलेशन मिस्टेक थी, दिस दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। मसला तो नहीं आया असल में ना। आपकी जो किताब है कैपलान की, ठीक है, उसमें जो रिवीजन के अंदर उन्होंने सवाल डाला हुआ था, पहले सवाल के अंदर ही रीवैल्यूएशन भी थी और दूसरे में भी थी। तो मैंने सोचा कि रीवैल्यूएशन जब तक मैं खुद ना करवाऊँ तो वो सवाल में ना आए, इसलिए फिर मैंने फटाफट ये सवाल बनाया था। जस्ट हमने रिवीजन इसलिए की थी कि पता हो P&L क्या होता है, पता हो बैलेंस शीट क्या होती है, ठीक है। तो इस सवाल के अंदर ये कुछ चेंजेस जो मैंने की थी हैंडआउट में वो कर दी आपके लिए। एडजस्टमेंट टैक्स वाली उड़ा दी थी, ये अंग्रेज़ी जो मैंने ऐड की थी ये भी इसके अंदर आ चुकी है। तो अब हैंडआउट आपका ये अपडेटेड है, ठीक है। तो कल मैंने आपके साथ कुछ बात की थी फॉर्मेट्स को लेकर कि एक कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर 5 कंपोनेंट्स होते हैं और उसमें इनकम स्टेटमेंट, चेंज इन इक्विटी और बैलेंस शीट, इसके आपको फॉर्मेट्स मैंने पहले थोड़े से रिवाइज़ करवाए। ऑलमोस्ट बच्चों को आते ही थे, बहरहाल फिर भी आज माशाल्लाह से कुछ अहबाब तशरीफ़ ले आए हैं। अब आने का सिलसिला जारी है, अब क्या कर सकता हूँ। तो आप लोगों ने एक शफ़क़त ये करनी है कि ये 2 लेक्चर्स 1 और 2 ये आपने लाजमी आज ही ले लेने हैं, ठीक है। मैं कल रजिस्टर चेक भी करूँगा। हाँ भाई, देखो मुझे ज़्यादा आदत है सीए वालों को पढ़ाने की, तो मैं तो उसी हिसाब से ही पढ़ाता हूँ। तो डंडे के तौर पे पढ़ाऊँगा, पढ़ना आपको पड़ेगा, या पढ़ोगे या छोड़ दोगे, दोनों सूरतें मेरे लिए काबिल कबूल हैं। लेकिन इंशाल्लाह आप पढ़ोगे ना, अम्मा ऐसा तो नहीं ज़ाया करने है ना, ठीक है। चलो अच्छा जी, ये फॉर्मेट्स रिवाइज़ करने के बाद फिर ये एक सादा सा सवाल था जिसके अंदर बस एक इन्वेंट्रीज़ की एडजस्टमेंट थी, एक लोन की मैंने ज़रा डाल दी करंट नॉन क्रेडिट बाइफरकेशन वाली, और डेप्रिसिएशन चार्ज करवाई थी मैंने। तो ये सवाल हमारा कल सॉल्व हुआ था, जिसके अंदर माशाल्लाह से यहाँ पे आप लोगों ने कैलकुलेशन एरर किया था, जिस वजह से फिगर्स कुछ गलत आ रही थी, बैलेंस शीट आउट हो रही थी। बहरहाल उसके बाद फिर ये क्या है जी, ज़रा बताओ। एसेट साइड का क्या टोटल था और लाइबिलिटी साइड का टोटल क्या था? और लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटी का टोटल 2054, ठीक है जी। तो ये आपका सवाल था जिसकी आप पिक्चर अब ले लीजिए। इसमें तो अब कैलकुलेशन में कोई मसला नहीं है ना जी, किसी किस्म का? ठीक, अच्छा जी। अब ये तो था बस वैसे ही, ज़रा वो जैसे अड्डे पे खड़े हो ना गाड़ियाँ, जब आप कहाँ से आए हो आप? मर्दान से। मर्दान अड्डे के ऊपर जब गाड़ी खड़ी होती है, ठीक है, तो गाड़ी का ड्राइवर यूँ कर रहा था, चल भी नहीं रहा होता और चल भी रहा होता है, क्या कर रहा होता है? सवारियाँ पूरी कर रहा था। तो मैंने भी सवारियाँ पूरी की कल कि चलो ज़रा आज आ जाएंगे तो हम जो है वो टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। वैसे मैंने परसों वाले लेक्चर के अंदर ये बता दिया था कि करना फाइनल अकाउंट्स है हमने, लेकिन जाहिर सी बात है जो एफआर का फाइनल अकाउंट्स है उसके अंदर आपके 5-6 बड़े इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स हैं जिनकी एडजस्टमेंट आती है, ठीक है। IAS 16 की रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट, IAS 12 की करंट डेफर्ड टैक्स की एडजस्टमेंट, अंडर ओवर प्रोविजन भी आ जाया करती है, IFRS 9 के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की एडजस्टमेंट आ जाती है। तो इस तरह से IAS 37 की प्रोविजंस की एडजस्टमेंट आ जाती है। कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो बहरहाल आपको पहले पढ़ने पड़ेंगे। अब उसमें होगा क्या, आपके पेपर्स स्टैंडर्ड्स भी तैयार हो रहे होंगे इंडिविजुअल, जिनमें से आपके MCQs बनने हैं, जिनमें आपके वो सिनेरियो वाले MCQs वाले क्वेश्चंस बनते हैं, यानी पहले 60 नंबर भी तैयार हो रहे होंगे और फाइनल अकाउंट्स जो आपका 20 नंबर का बड़ा सवाल आ सकता है, ठीक है, उसके भी अब शक्लें ऐसी हैं। ये पहले दिन ना सारी बात हमने की ही सिर्फ यही थी। अगर आप पहले दिन वाला लेक्चर लेंगे ना, लेक्चर 1, तो उसके अंदर सिर्फ हमने यही बातें की थी कि पेपर किस शक्ल का आता है, कौन से स्टैंडर्ड्स हमारे सिलेबस में हैं। तो आप काइंडली इसको लाजमी इन दोनों लेक्चर्स को ले लीजिएगा, इनसे आपको बहुत फ़ायदा होने लगेगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आज हम ऑफिशियली स्टार्ट करने लगे हैं अपना पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कि आपने
किसी न किसी हद तक, बल्कि काफ़ी हद तक पढ़ रखा होता है, बस इसका थोड़ा सा लेवल बढ़ना है। कोई इक्का दुक्का चीज़ें अगर इसके अंदर ऐड हो रही होंगी तो वो इंशाल्लाह हम इसमें देखेंगे। बहरहाल है बहुत इंपॉर्टेंट, है बहुत इंपॉर्टेंट। MCQs भी इसके तैयार होते हैं, इसमें से आते हैं। आपको वो जो मल्टीपल टास्क के जो 3 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हर क्वेश्चन के अंदर 5-5 सवाल होते हैं, उनमें भी इसका सवाल डाल सकता है। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसकी MCQs पहले क्वेश्चन 1 के अंदर, और फिर इसकी एडजस्टमेंट जो है फाइनल अकाउंट्स के अंदर, कंसोलिडेशन के अंदर भी ये यूज़ हो रहे होते हैं। रेशियोज़ में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर IAS 16 वाला एसेट आ रहा है तो उसकी इंटरप्रिटेशन वगैरह में यूज़ हो रहा है। तो बहरहाल बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये स्टैंडर्ड है। तो IAS 16 नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के स्टैंडर्ड का। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कि डील करता है हमारे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के साथ। कोशिश मेरी यही होती है जी कि थेरी ना हो, थेरी ना हो, बल्कि न्यूमेरिकल हो, और उसमें थेरी खुद चुपचाप चलती चली जाए। ठीक है, तो उसमें फिर ऐसा कर लेंगे इंशाल्लाह कि जो भी यहाँ पर चीज़ें पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं जो या तो मैं क्लास में बनाता जाऊँगा साथ के साथ, या फिर हम इंशाल्लाह इसको जो है वो हैंडआउट्स के अंदर देख रहे होंगे। ठीक है, कोई काम है? पढ़ने तो नहीं आए? तुमने क्या पढ़ना है? इसकी अटैम्प्ट है सवाल? नहीं, ये तो F3 इसने भी देना है, ऐसे ही जुगल लगाने आ गए। चलो खैर बैठो, मुझे क्या। अच्छा जी, अब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट किसे कहते हैं? देखें जी, वो आइटम्स जो टेंजिबल हों, नज़र आते हों, और उनको बिजनेस ने रखा हुआ हो ताकि उससे वो प्रोडक्शन या सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज कर सके। यानी कि बिजनेस है, उसका काम है या तो वो गुड्स बनाकर बेचते होंगे या खरीद के बेचते होंगे, ठीक है, या सर्विसेज देते होंगे, सर्विस प्रोवाइडर होंगे। तो जो टेंजिबल आइटम्स उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं ताकि उनको वो यूज़ करके प्रोडक्शन या सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज करें, या उसको रेंटल के लिए रखा हुआ उन्होंने, अदर्स को रेंट, दूसरों को रेंटल पर देने के लिए, ठीक है, या उसको एडमिन पर्पसेस के लिए रखा हो, तो वो टेंजिबल आइटम जो इन 3 इस्तेमालों में आ जाएं वो कहलाते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चला कि टेंजिबल आइटम्स होते हैं PPE जो होल्ड किए होते हैं हमने। ठीक है, किस लिए हेल्ड? फॉर यूज, खुद यूज करते हैं। किस लिए? इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या फॉर रेंटल टू अदर्स, दूसरा यूज ये आ गया, और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। ठीक है जी। अच्छा, अब और दूसरी बात, जाहिर सी बात है कि आपने एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इसको, कि आप इसको मोर देन 1 पीरियड इनको यूज़ करेंगे, यानी 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए आपने इनको रखा होता है। तो ये आपके प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डेफिनेशन है। हाँ जी, मैं इसी तरफ आ रहा था, अगर आप थोड़ा सा सब्र करके होते तो। बेसिकली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपने पढ़ा हुआ है F3 में, तो फिर अच्छा, मैंने तो कल बताया था, तो मैंने तो पढ़ाना भी तो है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IAS 40 जो है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के स्टैंडर्ड में प्रॉपर्टी की बात होती है, और प्रॉपर्टी को स्टैंडर्ड कहता है वो वाला लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, उसके अलावा भी तो बहुत सारे टेंजिबल आइटम्स हैं। आप मिसाल के तौर पे जनरेटर बाहर से इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करके उनको यहाँ पर बेचते हैं। अब आपका कारोबार है जनरेटर्स को खरीद कर बेचने का, ये आपकी इन्वेंट्री है जो आपके पास जनरेटर रखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन आपने कुछ जनरेटर अलग करके रख लिए, इसको आप जो है वो किराए पे देते हैं। भाई की शादी हुई, किराए पे 3 दिन के लिए ले गए, भाई की शादी हुई, इन्होंने 5 दिन के लिए किराए पे ले लिया। ठीक है, मुझे रहने तो फिर ऐसे रिकॉर्डिंग भी हो रही है, कोई सुन ना ले हैं। तो अब ये जनरेटर जो बिजनेस किराए पे दे रहा है, तो है तो जनरेटर भी नॉन करंट एसेट। ठीक है, इसका मकसद क्या था? क्या वो बिजनेस में अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज कर रहे थे? नहीं। क्या वो इसको प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज के लिए यूज कर रहे हैं? नहीं, बल्कि उसको किराए पे दिया हुआ है दूसरों को, उससे किराया रेंटल इनकम कमा रहे हैं। तो फिर ये क्या है? ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कह दे, ये प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि वो मूवेबल, ये क्या हो जाता है? मूवेबल आइटम है, ये मूवेबल एसेट है। मूवेबल एसेट को आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर नहीं जो है वो क्लासिफाई करना होता। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड सिर्फ लगता है लैंड और बिल्डिंग। तो अगर लैंड या बिल्डिंग आपने किराए पर दे रखी है, उसका मकसद ना बिजनेस के अंदर यूज करना है, वो स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो देखेंगे। ठीक है, ना ही उसको आपने बिजनेस में किसी भी किस्म के अंदर यूज नहीं कर रहे, बल्कि उसको किराए के लिए आपने रखा हुआ है, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर कोई मूवेबल आइटम आपने किराए पे दिया हुआ है, ठीक है, उसका काम
प्रोडक्शन सप्लाई में नहीं यूज हो रहे वो, ठीक है, वो एडमिन पर्पज के लिए यूज हो रहे, बल्कि उसको आपने किराए के लिए रखा हुआ है, तो वो क्या बन जाएगा आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। फर्क समझ आया? इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंटल पे दी हुई है, रेंटल पे दी हुई है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और अगर मूवेबल प्रॉपर्टी को रेंटल पे दी हुई है तो वो IS 16 का PPE है, ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब ये तो बात पता लग गई PPE होता क्या है, IS 16 में क्या चीज आएगी। उसके बाद अगली चीज क्या है कि आपने PPE को रिकॉर्ड किस पे करना है, ठीक है जी। पहली बात, रिकॉर्ड कब करना है, किसी भी आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को रिकॉर्ड कब करना है, तो भाई हर स्टैंडर्ड का एक रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया होता है कि कब कोई चीज़ आप उसके अंदर उसके तहत क्लासीफाई कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो IS 16 का रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया बड़ा सादा सा है, ठीक है, कि अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल हो, क्या मतलब, फ्यूचर में इस आइटम से फायदा आने की उम्मीद हो और कॉस्ट रिलायबली मेजर हो सके, ये दो चीज़ें पूरी हो जाएं तो आप उसको रिकॉर्ड कर लो एज अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया क्या है, एन आइटम ऑफ PPE शैल बी रिकॉर्डेड एज एन एसेट इफ एंड ओनली इफ, ये दोनों चीज़ होना जरूरी है, क्या, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, दैट्स इट। तो ये दो शर्तें पूरी हो जाएं तो आप वो एंट्री जो सीख कर आए हैं, एसिड डेबिट कैश क्रेडिट, PPE डेबिट कैश क्रेडिट, वो PPE डेबिट की एंट्री कब करने की इजाजत है, जब ये दो शर्तें पूरी हो रही हो कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल हो और कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल हो, तो आप रिकॉर्ड कर लो उसको एज एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। अच्छा जी, एक बात वैसे जहन में आ रही है मेरे, अब वो बात ये है कि चलो फिर अब बाद में कर लेंगे। मैंने एक सवाल कल दिया था, उसमें ना असल में मैंने रिवाइज करवाने थे आपको, PPE का अकोमोडेशन का और डिस्पोजल का लेजर बनाना था, वो एक सवाल था ना आपको कल दिया था, ठीक है, छोटा सा सवाल था। ये नहीं, वो अब नंबर आज बदल गए हैं, उसका नंबर अब जाकर हो गया है इस वक्त, पता नहीं क्या, ठहर जा, लेट मी लव लेफ्ट, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आज। ये क्वेश्चन मुझे पहले कराना था, मैं भूल गया हूँ, चलो खैर कोई बात नहीं। ये मैंने सिर्फ इसलिए करवाना था कि जो मैं बातें कर रहा हूँ क्या वो समझ भी आ रही हैं। जो मैं कह रहा हूँ PPE को रिकॉर्ड करना है, तो रिकॉर्ड करने की एंट्री भी आती है कि नहीं आती है, मुझे पता है आपको आती है, लेकिन एक बार मेरे साथ भी तो करना था, ठीक है। तो ठीक है जी, दो बातें पढ़ के हम उधर चलते हैं, पहले वो कराते हैं, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ दो बातें की हैं, वो दो बातें क्या हैं जी, कि आपने पहली बात PPE है क्या, डेफिनेशन आ गई। दूसरी बात क्या पढ़ी है जी, कि PPE को कब रिकॉर्ड कर सकते हैं, जब दो क्राइटेरिया मीट कर जाएं, कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल हो और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल हो, ठीक है। अच्छा, अब अगली कहानी शुरू होनी है, रिकॉर्ड करना है तो किस अमाउंट पे करना है, ठीक है, उसकी बहस बाद में करते हैं, पहले इसको जरा रिकॉर्ड करना ना सीख लें, ठीक है। ऐसे ही हम जो भी बात करेंगे ना, थोड़ी सी हम एग्जांपल से उसको सीख लिया करेंगे, और ये मैनीफोल्ड चीजें चल रही होती हैं, मतलब आपने यहाँ से, मैंने आपको अभी इनिशियल मेजरमेंट सिखानी है थोड़ी देर में, ठीक है, उसके बाद अब उस इनिशियल मेजरमेंट से फायदा क्या होगा, उस कॉन्सेप्ट सीखने, एक दो सवाल करेंगे, हमारे सामने सारी पिक्चर आ गई। अब उससे फायदा क्या होगा, आपके MCQs जो उससे रिलेटेड है वो भी तैयार हो गए, आपके कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है वो भी तैयार हो गए, आपकी फाइनल अकाउंट्स के आने वाली एडजस्टमेंट भी तैयार होगी, ठीक है। देखेंगे कितने दिन लगते हैं। प्लान तो मैं आगे भी अपने CA वाले बच्चों को कहता होता हूँ, इनको पता है जो मेरे से कभी ना कभी पढ़े हैं, कि मैं कहता हूँ यार 6 दिन का टॉपिक है, एंड पे 10 लग जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है, बच्चा जितना टाइम लगाएगा मैं तो उतना टाइम लगाता हूँ। इंशाल्लाह इसको इफेक्टिवली करना है तो इसको 3 दिन में करें, 4 में करें, 5 में करें, देखेंगे जितना अरसा आप लेंगे उतना अरसा ही हम लगाएंगे, ओके। इसलिए रिलैक्स होकर चल रहे हैं, मुझे कोई जल्दी नहीं होती पढ़ाते हुए, ठीक है। अच्छा जी, आप थोड़ी सी बात ज़रा कर लें कि हमने कैसे ये रिकॉर्डिंग करनी है, थोड़ी सी अकाउंटिंग, बहुत सारी अकाउंटिंग आप ACCA में पढ़ के आते हैं, ठीक है, तो थोड़ी सी ज़रा मेरे साथ भी कर लें एक दफ़ा, मेरे हिसाब से भी ज़रा अकाउंट्स जैसे मैं बनाता हूँ ज़रा उससे कल के बनाने आ जाए, ज़रा एंट्री बोलनी आ जाए थोड़ा सा, ताकि एक क्लास में तो एक तरह की तरतीब चल रही हो ना, वर्किंग्स वगैरह, ठीक है। तो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीन्स ऑफ एल्फर्ड ब्रदर्स। सवाल में CA के अक्सर उठाता हूँ, उनके नाम नूम अंग्रेज़ों वाले कर देता हूँ, यही चल रहा है, रुपीज़ को डॉलर कर रहा हूँ, और क्या करूँ, ठीक है। मैंने कल भी बताया था बच्चों को, भाई जो है सामने है, ठीक है, ढका छुपा कुछ नहीं होता जी। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कॉस्ट एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन एज ऑन यकम जनवरी 17 वाज 800 और 333,000 में बोल रहा हूँ, ठीक है, सही है। ये यकम जनवरी 17 के बैलेंसेज हैं, और रिक्वायरमेंट में है
प्रिपेयर एसेट अकाउंट एंड अक्यूमुलेशन अकाउंट। अब ये सवाल चूंकि मैं वटावट बना के लाता हूँ, इसलिए जो कमी कुताही होगी पूरी करनी है, ठीक है। बताया नहीं हुआ किस दिन का, वो मैं लिखना भूल गया हूँ, तो लिखे प्रिपेयर एसेट अकाउंट एंड अक्यूमुलेशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। वैसे आपको पता होना चाहिए कौन सा साल होगा, है ना, यही फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17। ये जरा ऐड कर लें, ठीक है जी। चलो अच्छा, अब इस सवाल में सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है, फिर एक मशीन हमने जो खरीदी थी, यार एक सिंपल एडिशन भी होना चाहिए था, चलो हुन रहने दो, डाल दें कि रहने दें? चलो रहने दो, ठीक है। सिंपल एडिशन आपको पता ही है, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट की एंट्री होती है, तो बल्कि डाल ही देते हैं, मज़ा नहीं आएगा ऐसे, ठीक है। तो एक एडिशनल एडजस्टमेंट इसमें डाल रहा हूँ मैं, नंबर 4 a new machine was purchased for 25,000 on यकम अगस्त 2017। चलो ये रह गया था ऐसे ही जी, 25,000। एक तो आपको जो मेरी राइटिंग नहीं समझ आती, मुझे बड़ा गुस्सा आता है, ठीक है। यार मेरी राइटिंग बहुत गंदी है वैसे, है। आई हेट यू, मेरी राइटिंग गंदा कहते हो, अब नजर आ रहा है? ओके, नाउ एडजस्टमेंट हैज बीन एडेड। वही 2 अकाउंट्स बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कर रहा हूं, नोट्स का नाम है इसका 2 है, 2 बता दो एल्फर्ड। ये जो क्लैरिकल चीजें ना, इनका ख्याल आपने खुद रखना है। वेट अ मिनट, मेरे मार्कर का ब्लैक खून निकल आया। अच्छा जी, सवाल को पढ़ें, पहली एडजस्टमेंट पढ़ें, तब तक मैं अपने हाथों की सफाई का मरहला सरंजाम दे लेता हूँ। इधर है अहमद, यार इतना गुस्सा मेरे पे इसको था जी। पहली एडजस्टमेंट कोई ऊंची पढ़ दे कि मैं खुद जाके पढ़ूं, पढ़ दे। अंग्रेजी तो आपकी चंगी होनी चाहिए, एसीसी के आप बच्चे हैं जी। द बैलेंसेज ऑफ कॉस्ट एंड एक्यूमुलेशन ऑफ मशीन्स एज ऑन यकम जनवरी 17 वर 800 एंड 333। बड़ी मेहरबानी, मैंने खुद पढ़ लिया रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, और रिस्पेक्टेडली का मतलब अदब के साथ होता है। अच्छा चले जी, तो मशीन का अकाउंट बनेगा लेजर, इसी शक्ल के बनाते होते थे आप लेजर, मैंने कहा जरा चेक कर लो ना। तो मशीन का अकाउंट एट कॉस्ट, इसका मतलब क्या होता है? एट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि आपने एसेट अकाउंट में सिर्फ एसेट की कॉस्ट को रखना है, और जो उसके अंदर होने वाली कमी होती है जिसको डेप्रिसिएशन कहते हैं, सुना हुआ नाम डेप्रिसिएशन, उसकी एंट्री क्या होती है, कुछ याद है किसी को? मैंने कहा टेस्ट है, अभी 1-2 दिन जरा टेस्ट चल रहा होता है कि कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं मेरे बच्चे जी। डेप्रिसिएशन की एंट्री, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के भाई को आता है। तुम चुप करके बैठो, तुम अभी 2 महीने पहले तुमने F3 का पर्चा दिया, जरा चुप करो तो इनको टेस्ट करने दो मुझे, नवे पारुओं को। अच्छा जी, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एसिड क्रेडिट की एंट्री हम नहीं करते। अगर हम एसिड के अंदर ही डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर दें तो एसिड अकाउंट कॉस्ट नहीं शो करेगा बल्कि बुक वैल्यू शो करने लग जाएगा। लेकिन हम तो डेप्रिसिएशन को अलग रखते हैं, क्योंकि IAS 16 की प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट ही यही है। जो IAS 16 हमें कहता है ना, नोट बनाओ, मतलब डिस्क्लोजर दो, उसके अंदर वो यूं कहता है, किसी वक्त पढ़ेंगे डिस्क्लोजर्स भी, ठीक है, एक नज़र, वो यूं लिखा होता है उसने कि आप बताइए PPE के बारे में क्या क्या शेल डिस्क्लोज, एंटिटी शेल डिस्क्लोज, क्या बताएं जी? कॉस्ट यानी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, यूं बोलता है, बहरहाल
मैं फिलहाल कहता हूँ रिवैल्यूएशन ना पड़ी, कॉस्ट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग अलग से बोला, कॉस्ट एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। वैसे तो उसके अल्फाज ये हैं ग्रॉस कैरिंग अमाउंट एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है, दोनों अलग अलग। फिर साथ कहता है एट ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और फिर साथ कहता है एंड आ रेकंसिलिएशन। जो नोट की शक्ल होती है ना, तो भाई वो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है कि एसेट कॉस्ट अलग रखो और उसकी अक्यूमुलेशन को अलग अकाउंट में इकट्ठा करो, ठीक है, ओके। चले, तो ये मशीन का अकाउंट आ गया, इसमें मैं थाउजेंड्स के अंदर सवाल करूंगा, इतना टाइम मेरे को नहीं है, ये मैं सिफरें डालता रहूं, आपने भी पर्चे में ऐसे ही करना है, ठीक है। अच्छा, और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट आ जाएगा, और इसको भी जाहिर सी बात है अब रुपीस लिख गया मैं, तो चलेगा, ये तो चलेगा, ये तो सारा सेशन आपके साथ चलेगा, आपको इससे क्या, मैं जानूं, मेरा मुल्क जाने, मेरी रुपीस जाने, मेरी करेंसी जाने, आप जानो आपकी करेंसी जाने, कॉन्सेप्ट मेरे जिम्मे मैं दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, 1 जनवरी 2017 पर ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 800 और 333, तो 1 जनवरी 17, ओह एसेट का ओपनिंग इस तरफ लिख देंगे, इस तरफ ना, बताना है मुझे, आपने बताना है, ये टेस्ट चल रहा है सब, मैं पहली बार कोई चीज पढ़ा रहा हूं तो फिर अलग बात है, अगर आपको टेस्ट करो तो आपने बताना है, हाँ एसेट का ओपनिंग इधर आएगा ना, इधर वो बोलो, तो फिर बोलना है यार, यहाँ चुप करके नहीं बैठना, ठीक है ना। हाँ भाई, एसेट डेबिट नेचर की चीज है, तो कॉस्ट जो है वो उसकी डेबिट साइड पे ब्रॉड डाउन आती है, इधर नहीं आती है, ठीक है। 1 जनवरी 2017 पर ब्रॉड डाउन, आहिस्ता आहिस्ता फ्लो में आ रहे हैं ना उस्ताद जी, है ना जी, कितना 800, शागिर्द जी भी आ जाए अल्लाह करे अब फ्लो में, ठीक है। और अक्यूमुलेटेड का ओपनिंग है 333, वो भी इधर ही आएगा फिर, है वो इधर तो नहीं। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दरअसल एक लायबिलिटी नहीं है, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, क्या है जी, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, इट्स लाइक लायबिलिटी, यानी कि उसकी नेचर क्या है, क्रेडिट, ठीक है। एसेट के अंदर होने वाली कमी को हम एसेट में क्रेडिट नहीं करते, इस अकाउंट में अलग क्रेडिट कर लेते हैं, तो इसकी नेचर क्या है, क्रेडिट, तो इसका ओपनिंग बैलेंस फिर क्रेडिट साइड पे, तो साथ थोड़ा सा लेजर भी बन जाएगा ना एक दफा, थोड़ा सा लेजर्स भी रिवाइज हो जाएंगे। ये सवाल इसलिए कल रखा था लेकिन कल मौका ही नहीं मिला इन लोगों की वजह से, वैसे खैर आप लोगों में से तो नहीं, बस सवाल वैसे ही जरा गपशप लंबी हो गई थी, ठीक है। तो 1 जनवरी 2017 पे ब्रॉड डाउन बैलेंस 333, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट मैं पहले अगर आप लोगों की इजाजत हो तो ये एडजस्टमेंट 4 कर लूं। इसकी वजह यह है कि जरा तरतीब यही होती है ना, बचपन में जैसे आप सीखते हैं, सबसे पहले एसेट को खरीदना सीखते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद बेचने की बात करते हैं। डिस्पोजल पढ़ा हुआ, आपने पढ़ा हुआ, माशाल्लाह आप तो पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह जी, ठीक है। तो अ न्यू मशीन वॉज परचेज फॉर $25,000 ऑन 1 अगस्त 2017। एसिड खरीदने की एंट्री मुझे भूल गई, आप याद करा दें। अच्छा देखो, मैंने पास होते देखा है बोलने वालों को, एंट्री की शोर नहीं बचवाना, मैं कोई वो नाथ खानों की तरह शोर ज़्यादा मचे तो अच्छी बात नहीं, इतनी आवाज़ ज़रूर हो कि आपके कान तक वो आवाज़ जाए, तो बोलना है सब ने, चुप कोई ना बैठे, ठीक है, मेहमानों के अलावा। मेहमानों को तो कैलकुलेशन के लिए बिठा लिया हमने, ठीक है जी। बोलिए एसिड क्या, सॉरी अब मुझे तो आती नहीं एंट्री, क्या एंट्री है एसिड खरीदने की, एसिड डेबिट, हाँ मशीन है तो मशीन डेबिट बोल दो, खैर चलो मशीन डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से, 25, ओनली 25, ओके, यहाँ पर कैश। अब ये दिमाग के अंदर ही दूसरा इंपैक्ट नहीं लिख रहे होते हम, आपकी ये एंट्री दिमाग में हो रही होती है, असल में तो कहानी यूं चल रही है, एसिड डेबिट कैश क्रेडिट, इधर कैश इधर जो भी एसेट है मशीन जैसे, लेकिन चूंकि कैश की पूरी डिटेल नहीं होती, हम वो नहीं बना रहे, पता नहीं कितना ब्रॉड डाउन पड़ा था, कितना कैश और जगहों पे आया, कितना गया और जगहों पे, ठीक है, तो क्या क्लोजिंग है, लेजर नहीं बना सकते, तो दिमाग में ये एंट्री करते हैं आप, एसिड डेबिट कैश क्रेडिट, दिमाग में कैश क्रेडिट होता है, ठीक है ना, ये डबल एंट्री ऐसे चल रही होती है। माशाल्लाह आप बड़े हो चुके हैं, पता ही है आपको इन सारी बातों का। तो ये किस दिन आया, 1/8/17, ये डेट है, डिस्क्रिप्शन है, लेकिन कोई नहीं खैर है लिखने की जरूरत, डेट नजर आ रही है देखने वाले को कि ये डेट है। अच्छा, अब उसके बाद वो कहता है आ मशीन जिसकी कॉस्ट 1 जनवरी 14 पर 52,000 थी, वो 1 जनवरी 17 पर हमने बेच दी है
नहीं, a machine acquired on Yakam January having cost of 52, ये जरा करेक्शन करो, was sold for 34,000 on 30 अप्रैल, ये जरा रिपीट हो गया जी, ठीक है, इसको काट दें। अच्छा, मज़ा ही ख़राब हो जाना था अगर ये यकम जनवरी 17 को बेचते तो। हमने 30 अप्रैल 17 को इसको बेचा है, ठीक है। अच्छा, अब एसेट जो बेचते हैं यार, चूँकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इसलिए मैं ज़रा थोड़ा तेज़ी में ये डिस्पोजल पढ़ा रहा हूँ, अगर लगे तो मुझसे पूछ लेना। देखो, सवाल में कभी भी ये नहीं समझना कि हमने फ़लाँ जगह ये पढ़ा होगा, अब पूछूंगा तो शर्म आएगी, नहीं, ऐसी कोई बात, ठीक है। आप 10 बार 100 बार पूछें, सवाल रेलेवेंट है या इररेलेवेंट है ये डिसाइड करना मेरा काम है, ठीक है। हाँ, दलेरी से ये हमारी बैठक है, ये क्लासरूम थोड़ा ही है, गपशप लगाने आते हैं, साथ पढ़ाई भी कर लेते हैं, तो खुले दिल से सवाल करना है, ठीक है। बहरहाल आप लोग कह रहे हैं डिस्पोजल आपने पढ़ा हुआ है, तो मुझे बताएं, अगर कोई एसेट खरीदते हैं तो वो एसेट अकाउंट में क्या किया है, अभी अभी हमने डेबिट, तो अगर कोई एसेट बेचेंगे तो वो एसेट अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट। सादा बात, डी रिकग्नाइज करेंगे तो एसेट अकाउंट में से किताबों को निकाल दें, किताबों में से एसेट अकाउंट में से किताबों में से एसेट को निकाल देंगे। अच्छा, तो पहली बात तो ये डिसाइड होगी कि जब एसेट बिकेगा तो एसेट अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। अब दूसरी बात, मेरा दूसरा सवाल, किस अमाउंट से हैं, कैरिंग वैल्यू से, कॉस्ट से। दो ऑप्शन आ गए, ऑप्शन ए ऑप्शन बी। तुम तीनों चारों चुप रहना। अच्छा बोलो, क्या बोलूं। एसेट अकाउंट में से बात ये हुई कि क्रेडिट करना है हमने एसेट को। मेरा अगला सवाल है किस अमाउंट को क्रेडिट करें यहां से, जिस पर हम वो बेचेंगे। यानी आपने तीसरा ऑप्शन दे दिया, तो ऑप्शन ए है बुक वैल्यू यानी कैरिंग वैल्यू, ऑप्शन बी है कॉस्ट, ऑप्शन सी है सेल प्रोसीड, एंड द बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओ भाई, एसेट अकाउंट में से एसेट को निकालना है तो जो वहां पड़ा है वही निकालोगे ना। जब एसेट अकाउंट में कॉस्ट नजर आ रही है एसेट की, जब कभी आया था 14, 15, 16 जब भी आया था, पता नहीं कब आया, हाँ 14 में खरीदा था हमने, तो तब उसकी कॉस्ट डेबिट हुई होगी उस वक्त एसेट अकाउंट में। तो फिर 14 की क्लोजिंग में आई होगी, 15 की ओपनिंग, 15 क्लोजिंग, 16 का ओपनिंग, 16 क्लोजिंग, 17 की ओपनिंग के 800 के अंदर वो कॉस्ट पड़ी हुई है, और कॉस्ट ही पड़ी हुई है, क्योंकि एसेट अकाउंट की कमी को तो हम एसेट अकाउंट में क्रेडिट कर ही नहीं रहे, डेप्रिसिएशन को तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर ही नहीं रहे। तो जाने वाले एसेट की भी डिस्पोजल के दिन एसेट अकाउंट में कॉस्ट ही पड़ी हुई है। हाँ, उसकी कमी कहीं और पड़ी है, वो दूसरी चीज देखेंगे, ठीक है। तो स्टेप 1 में हमने सबसे पहले क्या करना है, जाने वाले एसेट को एसेट अकाउंट में से क्या कर देना है, क्रेडिट, और क्रेडिट करना है जाने वाले एसेट की कॉस्ट से। अब आकर देखा मशीन की कॉस्ट कितनी थी जब हमने खरीदी थी, 52, तो ये डेबिट हुआ था एसेट अकाउंट में 52, आज क्रेडिट भी यही 52 होगा। समझ आई है, ठीक है, समझ आई है, ओके। 52 आपको समझ आई है सर, मैंने तो बताया था, ओके। तो 52 से एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया किस दिन, ना जी ना, 30 अप्रैल 2017 को, जिस दिन ये एसेट हमने बेचा है उस दिन इस एसेट की कॉस्ट को एसेट अकाउंट में से क्रेडिट कर दो, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी तरफ दो ऑप्शंस हैं, आप जर्नल एंट्री भी कर सकते हो, आप डिस्पोजल का अकाउंट भी बना सकते हो। क्या सीखा हुआ है वैसे आपने, दोनों। डिस्पोजल के वक्त क्या किया करते थे, कोई बात नहीं, हम सीख लेंगे, फिलहाल आपको कुछ याद पड़ता हो बता दो। डिस्पोजल का लेजर बनाते हैं, अकाउंट बनाते हैं, सॉरी जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपने क्या सीखा हुआ है, डिस्पोजल अकाउंट, तो चलो फिर डिस्पोजल अकाउंट ही बना लेते हैं, ठीक है। भाई कह रहे हैं दोनों काम सीखे हुए हैं तो दूसरा काम भी फिर कर लेते हैं, आज रिवीजन चल ही रही है तो चलने दो जी। अब डिस्पोजल का अकाउंट ओपन होता है। अब मेरा पहला सवाल, एक तो सवाल बड़े आ रहे हैं आज, है ना जी, यानी कि पढ़ाने आया था, पढ़ना शुरू कर दिया आप लोगों से। मेरा पहला सवाल, डिस्पोजल के अकाउंट की नेचर क्या होती है, क्रेडिट, सही है, सही है, हाँ सही है, नहीं डेबिट, डेबिट डेबिट नहीं होती, क्रेडिट सही है, डेबिट होती है, कोई नेचर नहीं होती, कोई नेचर नहीं होती डिस्पोजल के लेजर की, कोई नेचर नहीं होती। जाग के बैठो, ठीक है, जगह में लूंगा इंशाल्लाह, आ जाया करो, ठीक है भाई। अब ऑनलाइन वालों को ऑन कर लिया करो लेक्चर, जाग लोगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब आ तो सकते नहीं हो आप, ठीक। अच्छा जी भाई,
डिस्पोजल का लेजर एक आर्जी लेजर है जो थोड़ी देर के लिए आएगा, डिस्पोजल पर आने वाला गेन या लॉस हमें कैलकुलेट करके देगा और चला जाएगा। इसकी अपनी कोई नेचर नहीं है, ठीक है। इसमें हम अपनी डिस्पोजल की जर्नल एंट्री का दूसरा इंपैक्ट फेंकते हैं। जैसे जाने वाले एसेट की कॉस्ट को आपने एसेट अकाउंट में से क्या किया है जी, क्रेडिट, तो इसको डिस्पोजल अकाउंट में कर दें डेबिट, ठीक है, ठीक है। तो इसकी कोई नेचर अपनी थोड़ी है, नेचर तो इस अकाउंट की इसकी है। ये तो आरजी अकाउंट है, ये अकाउंट ना भी बनाए तो जर्नल एंट्री से भी अभी भाई कह रहे थे कि गेन लॉस निकल आता है, लेकिन आपने कहा नहीं जी, फरमाइश है हमारी, लेजर बना दे, बन जाएगा, ठीक है। अब अगली बात, यहां पे भी डेट ऑफ सेल लिखो। अच्छा, अब मुझे बताओ जर्नल एंट्री पोस्ट करने का तरीका क्या होता है। देखो ये क्या है, हमने कहा मशीन अकाउंट क्रेडिट हुआ है और डिस्पोजल अकाउंट। अब डिस्पोजल के इस डेबिट के अगेंस्ट यहां पर क्या लिखूं, मशीन। वेरी गुड, सारा कुछ आता है आपको, बस मैं जरा चेक कर रहा हूँ थोड़ा सा, असल में तो रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि आगे पता है आपको हर नया स्टैंडर्ड आते जाना है, तो डेबिट क्रेडिट तो थोड़ा सीधे हो जाए थोड़े से, ठीक है, ओके। तो कोई नहीं, आप माशाल्लाह ज़बरदस्त जा रहे हैं, थोड़ी असेसमेंट चल रही है ना। अच्छा, इस तरफ क्या लिखूं, डिस्पोजल। चले जी, तो एसेट अकाउंट में से एसेट साहब जो इंतकाल फरमा गए हैं उनको हमने अपनी किताबों में से निकाल कर फेंक दिया, डस्टबिन है ये, बेसिकली हमारी डस्टबिन है, ठीक है। अच्छा, अब बस हो गया जो होना था। नहीं, ये एक ऐसा एसेट है जो 14 में आया था, तो 14 से डेप्रीशिएट होना शुरू हुआ होगा और उसकी डेप्रीसिएशन इकट्ठी होती रही होगी इस अकाउंट के अंदर, ठीक है। 14 की डेप्शन 14 में आई होगी, फिर 15 में, फिर 16 में, तो 31 नंबर 16 तक की डेप्रीसिएशन जो होगी वो 1 जनवरी 17 पर इस 333 में इस मरहूम की डेप्रीसिएशन भी पड़ी हुई है। अब मरहूम की कॉस्ट 800 में पड़ी थी, वो तो आपने यहां से निकाल दी, लेकिन मरहूम की अक्यूमुलेटेड डेप्शन भी तो यहां पड़ी है। तो जब एसेट जा रहा है तो इसकी सारा कुछ ही यहां से किताबों से निकालना है। असल में तो जो भाई ने बात बोली थी ना, डीप डाउन जाकर देखें तो बात वो सही थी कि हमने एसेट की कैरिंग वैल्यू को किताबों से निकालना है। अगर नेट में बात करें तो कैरिंग वैल्यू ही निकल रही है, लेकिन वो पड़ी दो अलग अलग जगह पे है। एसेट अकाउंट में कॉस्ट पड़ी है और एक्यूमुलेशन अकाउंट में उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्शन पड़ी है। दोनों को नेट करो तो क्या बनता है, बुक वैल्यू ही तो बनती है, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्शन, ठीक है। तो इस अकाउंट में से आपने डेबिट करना है इस मरहूम की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, ठीक है। अगर हंसना है ना बैठ के, ये किस लिए आया वैसे, कैलकुलेशन करने के लिए है? क्या कह रहा है ये, अच्छा चलो चलो भागो, जाओ जाओ, चलो पढ़ना है तो बैठ के पढ़ो, हंसो मत, एक सीट छोड़ के बैठो, अगर बैठना है तो एंजॉय करोगे। एडी मैथ ड्रामा कर रहे हैं। हाँ जी बोलो, इसमें से जो भी निकलेगा वो जाएगा डिस्पोजल के लेजर में, ठीक है। तो डिस्पोजल के लेजर में वहां से डेबिट करके यहाँ पे हमने क्या कर देना है, उसको क्रेडिट। माशाल्लाह से आप लोगों को बात पता है, बस थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। अब मसला ये है कि ये फिगर रेडीली अवेलेबल, हाँ हाँ, ये 30 अप्रैल, इधर ये अप्रैल लिख दिया मैंने, माशाल्लाह को सुभान अल्लाह। अच्छा ले जी, अब एक फिगर है जो ये बेसिकली इस फिगर में यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, जाने वाले इस मरहूम एसेट की सारी जिंदगी डेप्शन जो यहाँ पर इस अकाउंट में क्रेडिट होनी है 30 अप्रैल तक, तो वो निकालना पड़ेगी। अब स्ट्रेट लाइन मेथड होता, अच्छा याद है स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग बैलेंस, कुछ मेथड्स का नाम, एक आउटपुट मेथड भी होता था, है? करेंगे रिवाइज इंशाल्लाह, थोड़ा सा किसी को सवाल डाल देंगे छोटा सा। बहरहाल तो स्ट्रेट लाइन मेथड की खुसूसियत होती है कि हर साल डेप्रिसिएशन बराबर है। तो अगर स्ट्रेट लाइन मेथड यूज हो रहा था, काश मैंने स्ट्रेट लाइन लिखा होता, चलो खैर अब तो जो होना था हो गया। स्ट्रेट लाइन मेथड अब नहीं करना, बस यार इतना ही होता है। बच्चे कहेंगे ऑनलाइन वाले ये क्या यार, आते सवाल कुछ तो कुछ कर देते हैं, ठीक है। सवाल को मुश्किल तो किया जा सकता है क्लास में, आसान थोड़ी करने आते हैं हम चीज़ों को, ठीक है। मतलब आपके लिए आसान करनी है पर चीज़ें तो सिखा लें। तो चलो रिड्यूसिंग बैलेंस भी रिवाइज करना जरूरी है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर होता, साथ रिवाइज तो कर लेना, तो उसकी खुसूसियत होती है हर साल की डेप्शन बराबर होगी। तो इसका मतलब
हम निकालते 1 साल की डेप्रिसिएशन, मिसाल के तौर पे 10% रेट होता, तो मैं कहता 52 इंटू 10% 5.2 1 साल की डेप्रिसिएशन है, तो फिर मैं कहता जी अच्छा ये 14 पूरा, 15 पूरा, 16 पूरा, पूरे 3 साल और आगे 4 महीने, तो 3 साल 4 महीने ये इकट्ठा ही हम मल्टीप्लाई कर देते 3 ईयर्स 4 मंथ्स के साथ। और 3 ईयर 4 मंथ्स से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 3 ईयर्स तो ईयर्स में आ गया ना, और जो 4 मंथ्स होते हैं उनको 4/12 कर दे तो आंसर आ जाता है कितना, बोले 33 ईयर्स। ठीक है, तो ये आपके 3.33 ईयर्स। अब मतलब अगर स्ट्रेट लाइन होता तो मैं क्या कहता, लो जी 52 इंटू 10 इंटू 3.33, ये लो जी इसकी सारी जिंदगी डेप्शन पड़ी है, इसको निकाल के फेंक दे डिस्पोजल में। लेकिन ये नहीं आज हो सकता, क्योंकि आज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। इसमें भी एक शॉर्टकट ज़रूर है, लेकिन फिलहाल छोड़ो, लॉन्ग कट पे चलो। मशीन्स आर डेप्सिटेड एट 15% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की खसूसियत भी चलो साथ साथ ये रिवाइज हो रहा है, क्या होती है कि आपको पहले साल में तो कॉस्ट पे रेट लगाकर आपने डेप्शन निकाल लेनी है, लेकिन सब्सिक्वेंट ईयर्स में आपको बुक वैल्यू पर, कैरिंग वैल्यू पर रेट ऑफ डेप्शन लगाना पड़ता है। तो हर दफ़ा डेप्शन ने बदलना है, हर दफ़ा डेप्शन कम होती जाएगी, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, तो फिर डिटेल वर्किंग करनी पड़ेगी। ठीक है, वैसे तो शॉर्टकट लग सकता है, लेकिन पहला दिन तो डिटेल्ड वर्किंग होती है ना जी। तो वर्किंग 1 में मैं निकालना चाह रहा हूं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल। ठीक है, अब ये कैसे निकलेगी, और मैंने कहा जी डेट लिखो जी, डेट किस दिन एसेट खरीदा था, 1 जनवरी 2014 पर। डिस्क्रिप्शन मुझे इसकी कॉस्ट बता दो, आपने कहा जी अभी बता देते हैं। कॉस्ट है, ये मशीन है ना, मशीन एसिड मशीन ही लिख लो, जो मशीन है, ये जो बिकी है मशीन, मखाइन अच्छा वो मखाइन ही कहते हैं अंग्रेज, कसमें? अच्छा माँ शायद मेरे से इंस्पायर हो गए। जी बेटा 52। अब ये आया था 1 जनवरी 14 पे, तो पहली इसकी डेप्शन हुई होगी 31 दिसंबर 14 पर, और 52 का 15%, इसको 15 ही कर लेते सवाल में, 2 साल कम हो जाते, चलो खैर 1 साल कम हो जाता जी। 7.8 मैं राउंड करके चलूंगा भाई, 7.8 को 8 कर लो, ठीक है, मेरी मर्जी। सवाल भी अपना, जवाब भी अपना है जी। तो बुक वैल्यू 44। फिर जनाब ये बुक वैल्यू है, कैरिंग वैल्यू है 31 दिसंबर 14 की। 31 दिसंबर 15 पर जाकर, यानी कि साल के एंड पे एक बार हम डेप्शन चार्ज करते हैं ना बैठ के, सालाना डेप्शन। ठीक है, ये थोड़ी कि रोज अकाउंटेंट जाते हुए डेप्रिसिएशन की एंट्री करके जाएगा, है जी। तो जी 44 का 50, ये रिड्यूसिंग बैलेंस की खसूसियत। और अगर स्ट्रेट लाइन होता तो इस साल भी 52 पे रेट लगता, फिर भी 52 पे, फिर भी सारी जिंदगी 52 पे ही रेट लगता, या 52 को लाइफ से डिवाइड करते जाते। कुछ याद आ रहा है? बोला होता है ना बंदा, थोड़ा रिवीजन चल रही है जी। 6.6 तो 6.6 को 7 बोलते हो डेथ पड़ती है जी, डेथ पड़ती है, मौत पड़ती नहीं कहना, ठीक है, इंग्लिश में क्लास चल रही है जी। 37 31 दिसंबर 2015 हो गया। उसके बाद 31 दिसंबर 16 भी हमारे साल से पीछे है जी, तो 37 इंटू रिड्यूसिंग बैलेंस। खसूसियत भी यही थी, हर साल डेप्रिसिएशन कम होती जाती है। उसकी वजह क्या है, हर साल रेट जो है वो सब्सिक्वेंटली रेट जो है बुक वैल्यू पे अप्लाई हो रहा होता है। कुछ यादें ताज़ा हो रही हैं जी। 31 ये बुक वैल्यू आ गई 31 दिसंबर 2016। अब हमारा साल शुरू हो गया रेलेवेंट, हम 17 में है ना इस वक्त, ठीक है। अब 17 वाले साल में ये एसिड जो है ये पूरा साल इस्तेमाल नहीं हुआ, तो डेप्रिसिएशन को हमने स्टार्ट करना होता है। ये कॉन्सेप्चुअल बात कर रहा हूँ, डेप्रिसिएशन को हम स्टार्ट करते हैं जब एसिड अवेलेबल फॉर यूज हो जाए। मसलन एक एसिड हमें रिसीव हुआ 1 फरवरी को किसी साल में, लेकिन इंस्टॉलेशन टेस्ट रन करते हुए रेडी रूडी करके ग्रर करके जब चेक करके देख लिया भी सही चल रहा है, तो फिर उस तक तकरीबन 2 महीने गुजर गए थे, 1 अप्रैल आ गया था।
लेकिन फिर हम सुस्ती के मारे हुए 1 मई तक हमने काम ही शुरू ना किया, तो 3 डेट्स आ गई। 1 फरवरी को एसेट रिसीव हुआ, फिर 1 अप्रैल को एसेट रेडी टू यूज हुआ। रेडी, ये रेडी लिखने की कोशिश की थी मैंने, रेडी टू यूज हुआ, और 1 मई को एक्चुअली यूज हुआ, यानी कमर्शियल प्रोडक्शन हमने इस दिन स्टार्ट की, एक प्लांट था हमारा, ठीक है, तो असल में इस दिन यूज होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन 1 फरवरी से शुरू करेंगे ना? नहीं, 1 मई से करेंगे। नहीं, डेप्रिसिएशन स्टार्ट होती है जब एसेट रेडी टू यूज हो जाए। अगर उसके बाद आप यूज नहीं कर रहे तो आपका मसला है, डेप्रिसिएशन नहीं रुकना, ठीक है। इवन बीच में एसेट आइडल भी पड़ा हुआ हो, 2 महीने लेबर स्ट्राइक पे चली गई, काम नहीं हो रहा, कोई मसला नहीं, डेप्रिसिएशन चलती रहेगी, अनलेस के डेप्रिसिएशन आउटपुट मेथड वाली है, यूनिट्स वाली है। स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग बैलेंस वाली डेप्रिसिएशन ये नहीं रुक दिया, डेवो है, ठीक है। वो बातों से बात निकली तो कहाँ चलेगी। स्टार्ट करते हैं डेप्रिसिएशन जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज, यानी कि इस 25 वाले एसेट की डेप्रिसिएशन हमने 1 अगस्त से शुरू करनी है, और रोक देते हैं डेप्रिसिएशन जिस दिन एसेट इस्तेमाल करना रोक दें, यानी जिस दिन एसेट डी रिकग्नाइज कर दें, अपनी किताबों से निकाल दें। तो हमने एसेट को किस दिन डी रिकग्नाइज किया है? 30/4/17 को, तो इस दिन डेप्रिसिएशन को भी रोक देना है। तो 17 वाले साल में आपने सिर्फ इस एसेट को 4 महीने डेप्रिशिएट करना है, तो 4/12 फ्रैक्शन लेवल। ये 4/12 की समझ आती है? समझाऊं ये क्या है? ओके डन, ठीक है जी, 2 कर लें जी, कर लेते हैं जी 2, ये आ गया जी 29। लो जी 29 ही तो मुझे चाहिए था, भाई वो प्रॉफिट नहीं लेना अभी, 29 ही तो मुझे चाहिए था। तो ये बुक वैल्यू आ गई है 30/4/17 पर, बुक वैल्यू आ गई है, तो बुक वैल्यू मैं यहां से डेबिट कर दूं, है ना। ऐसे ऐसे ना करी जाओ, बुक वैल्यू नहीं, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालने चला था, अब अक्यूमुलेशन तो नहीं है मेरे पास, ये तो अभी बुक वैल्यू निकली है, ही मत करो आगे से। अब एक तरीका क्या है, 1 2 3 4 20 डेप्रिसिएशन हो, सारियों को ऐड करना शुरू कर दें। दूसरा तरीका क्या है, शॉर्टकट, आपको याद होगा कि कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, अब एक इक्वेशन है ना, अकाउंटिंग मैथ है, 3 में से 2 चीजें गिवन हो तो तीसरी बैलेंसिंग। तो अब मुझे बुक वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए, रीअरेंज कर लें। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कभी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे जी? डायरेक्ट ऐसे निकल आया करेंगे। अच्छा, कॉस्ट निकालनी हो तो इसी तरह से रीअरेंज कर लें, एक इक्वेशन है आपके पास, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी? 52 माइनस 29 कितनी? 23। ये वैसे भी ऐड कर लें तो डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक 23 रुपए की डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है। तो ये वो डेप्रिसिएशन है जो दूसरे स्टेप के अंदर आपने डेबिट करनी है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से क्रेडिट कर देनी है इसको डिस्पोजल अकाउंट। इधर रेफर कर दें जी, वर्किंग नंबर 1 से मैंने ये निकाला, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये बात बाद में करते हैं बाकी काम, मेरे ख्याल से डिस्पोजल को भुगता दें। एसेट अकाउंट में से एसेट की कॉस्ट निकल गई, अक्यूमुलेटेड अकाउंट में से अक्यूमुलेशन निकल गई। अब इस एसेट को हमने बेचा है, तो बेचने पर पैसे आए होंगे, सेल प्रोसीड, जिसको आप कह रहे थे एसेट अकाउंट में से निकाल दें। वो तो हमारा अकाउंटेंट जब गलती करता है ना, जिसको हम करेक्शन ऑफ एरर के टॉपिक में सीधा करना सीखते हैं, वो तो आपने वो बात कर दी कि सेल प्रोसीड्स को गलती से उसने एसेट अकाउंट में से क्रेडिट कर दिया। ये नहीं करना। याद आ गया वैसे कुछ? चलो अच्छी बात, याद दिलाना मकसूद है। मैं शर्मिंदा नहीं कर रहा वैसे आप लोगों को, ठीक है ना, आप लोगों ने होना है ना, ज़रूरत है शर्मिंदा होने की, ठीक है। 2 महीने बाद मुझे भूला होगा जो मैंने पढ़ाया आज, 2 दिन बाद बल्कि भूल जाता है बंदा, कोई मसला नहीं है, ठीक है, पूछते रहना। अच्छा, और ऑनलाइन वाले जाहिर है जूम मीटिंग में आके पूछेंगे, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंशाल्लाह ज़रूरत पड़ेगी अगर थोड़ी बहुत तो वीकली जूम मीटिंग करेंगे हम, ठीक है। अच्छा जी, अब वॉज सोल्ड फॉर 34,000, लेकिन कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल भी है 5,000। अच्छा, अब देखो ये बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल को ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराते, ठीक है। मैं एक सादा सी मिसाल आपको देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी, हमने ये एसी उतारा,
ये एसी हम इधर फैसल टाउन मार्केट जो है इधर साथ ही उधर बेचने जा रहे थे, तो किसी ने हमें कहा कि यहाँ पर बेचने जाओगे पाकिस्तान में तो रुपीज़ का ही बिकेगा ना, ठीक है, यहाँ पर बेचने जाओगे तो 40,000 का ये एसी आपका बिकना है, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा आगे चले जाओ, ठोकर न्याज बेग है यहाँ पर, ठीक है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे इन एसियों की डिमांड बढ़ी है, वहाँ पे आपका यही 48,000 का बिक जाएगा। तो क्या करना पसंद करोगे? हाँ, लेकिन ठोकर लेके जाने के लिए आपको रिक्शे का किराया भी पड़ेगा, लोडर या रिक्शा या कोई पिकअप वगैरह पे बैठाओगे अपने एसी को प्यार मोहब्बत से और उसको लेके जाओगे, तो मिसाल के तौर पे यहाँ से लेकर उस मार्केट तक जाने का 2,000 रुपये किराया भी पड़ जाता है। इसको कहते हैं कॉस्ट टू सेल, डिस्पोजल कॉस्ट, ठीक है। ये ना होती अगर ये सेल ना करते, इंक्रीमेंटल कॉस्ट डिस्पोजल की। अब क्या करें, इसका क्या करें? 2,000 लगा के चले जाएं, तो फिर 2,000 को अलग एक्सपेंस बुक करें और 48,000 की सेल प्राइस से अलग इनकम बुक करें, ऐसा मसला पड़ गया। नेट कर देंगे, इतनी सी बात है, ठीक है। कि हम यूँ कहेंगे कि हम पहले कहें नहीं जी हमें 48,000 आया और 2,000 हमारा गया, यार नेट करके 46,000 बोल दो ना हमें आया है, ठीक है। तो अगर कभी सवाल के अंदर डिस्पोजल कॉस्ट टू सेल, ठीक है, डिस्पोजल कॉस्ट आ जाए तो उसका हल क्या है, उसको आपने सेल प्रोसीड्स में से नेट कर लेना। ऐसी बातें लिख लिया करो उर्दू में, अंग्रेजी में लिखनी तो अंग्रेजी में लिख लिया करो, मैं तो उर्दू में ही लिखवाऊंगा, ठीक है। तो लिखो कि सेल प्रोसीड्स, सॉरी, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल को सेल प्रोसीड में से नेट करके डिस्पोजल कॉस्ट को सेल प्रोसीड्स में से नेट करके इन नेट सेल प्रोसीड्स को जर्नल एंट्री / डिस्पोजल लेजर में ले जाएंगे। इन नेट सेल प्रोसीड्स को जर्नल एंट्री या डिस्पोजल का लेजर में ले जाएंगे। अच्छा, तो इसका मतलब ये तो डिसाइड हो गया कि हमने 34,000 से कैश की एंट्री नहीं करनी, बल्कि 34 - 5 29,000 से करनी है। डन हो गया। अच्छा, अब अगली बात, ये तो बड़ा आसान था, एसिड क्रेडिट तो डिस्पोजल अकाउंट में फेंक दो, डेबिट, अक्यूमुलेशन डेबिट तो डिस्पोजल अकाउंट में फेंक दो, इसको क्रेडिट। कैश का क्या करें? जी हाँ, कैश का भी असल इंपैक्ट। जर्नल एंट्री क्या है? जर्नल एंट्री ये नहीं होती, ये उसका दूसरा इंपैक्ट है। जर्नल एंट्री क्या है? एसेट अकाउंट क्रेडिट, अक्यूमुलेशन अकाउंट डेबिट, कैश, एसेट बिका है तो कैश आया है, कैश का आना कैश डेबिट, ठीक है। तो कैश डेबिट आपके दिमाग में होगा, जाहिर सी बात है, और डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे आपने लिख दिया कितना, अब ये आपने यहाँ शो करना है 34 - 5, ठीक है जी। डिस्पोजल के लेजर की खूबसूरत बात, सारी डेट्स एक, सारी जो है वो ट्रांजैक्शन फिगर्स एक ही डेट पे आ रही है, ठीक है जी। अब ये आपका डिस्पोजल खत्म हो गया, ठीक है। मैं सवाल पूरा करूं फिर पार्ट 2 की बात करना, अपना हाथ खड़ा करना, आमिर भाई जी। तो अब मुझे बताएं, ये लेजर बैलेंस हो रहा है जी? बैलेंस हो रहा है ये लेजर? नहीं बैलेंस हो रहा मेरे ख्याल में, तो उधर 52 है और इधर क्या है? ना करो, सुबहान अल्लाह, राउंडिंग की वजह से हो रहा है। तो फिर इसमें से इसको कुछ बदल लेते हैं, 28 कर लेते हैं। नहीं, इसको आप 3 कर लो। अब कितना आता है? मैं चेंज कर रहा हूँ। देखो बच्चों, इधर देखो बच्चों, इधर देखो बच्चों, मैंने सवाल को थोड़ा सा बदला है। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल को, यार गेन लॉस ना आए तो चस नहीं ना आंदी, चस समझते हो? चस है बैठानो जी। कितना किया मैंने इसको? 3,000, ठीक है। तो ये ज़रा मैंने थोड़ा सा तब्दील किया है जनाब, आप लोगों की इजाज़त से किया है। तो अब मुझे बताओ, क्या अब ये लेजर बैलेंस हो रहा है? नहीं हो रहा। बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है? मुझे इसकी चाहत थी जी। डेबिट साइड पे कितना? ये 2 रुपया जो बैलेंसिंग फिगर है, इसको आपने फेंक देना है P&L में, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर है। अच्छा, अब अगर तो वो लेजर कहे तो बस इससे आगे कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर वो कहे P&L बना दो, तो फिर ये पता होना चाहिए ये गेन आया है या लॉस, गेन है या लॉस है।
चुप चुप चुप, गेन है या लॉस है? गेन है या लॉस है? कैसे गेन? डेबिट साइड पे तो ये फिर गेन है। अब लेजर पढ़ने का एक तरीका होता है क्या? हमने बोला था मशीन डेबिट, ये मशीन डेबिट, कैश क्रेडिट, मशीन क्रेडिट, डिस्पोजल डेबिट, ये लेजर पढ़ने का तरीका है। ऐसे ही डिस्पोजल अकाउंट डेबिट तो उसके अगेंस्ट मशीन क्रेडिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट तो उसके अगेंस्ट अकोमोडेशन डेबिट, नजर आ रहा है? डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट तो उसके अगेंस्ट कैश डेबिट। ऐसे ही डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो रहा है, उसके अगेंस्ट पीएनएल क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट तो पीएनएल हुआ करता है इनकम्स से, गेन्स से, तो इसलिए ये गेन है। ठीक है, नजर आ रहा है? बाकी याद रखना, ये वाली साइड हमेशा गमों के लिए, दुखों के लिए, ये वाली साइड हमेशा हुआ करेगी खुशियों के लिए, गेन्स इसी तरह आया करेगी। ठीक है, किसी भी चीज़ पे जब आप देखोगे आगे चल खुशियाँ उसी तरफ। अच्छा, अब ये तो हो गया ख़त्म, ये आया ते गया, सिर्फ आया किस लिए था? बताने कि डिस्पोजल पर गेन है या लॉस है। अच्छा, मिसाल के तौर पे यहाँ पर 34 की बजाय 30 रुपये रिसीव होते हैं मिसाल के तौर पे, उसको भी मैं -3 करता तो यहाँ क्या आता? 27। तो यहाँ पर ओ इस तरफ, ओहो लॉस कैसे कह रहे हैं? ये वाला अकाउंट क्रेडिट, ये जिसके अंदर लिखा हुआ है ये वाला डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, पीएनएल डेबिट। और असल कहानी क्या है? असल कहानी तो ये है, इधर देखो, आप जरा बुक वैल्यू निकालो ज़बानी, 52 में से 23 किसी एमसीक्यू में काम आ जाते हैं। 52 - 23 बुक वैल्यू कितनी है? 29। 29 वाली चीज़ के आपको 31 आए, तो 29 वाली चीज़ आपकी अगर 31 की बिकी है तो 2 रुपये का नफ़ा, और अगर 29 वाली चीज़ आपकी 28 की, 27 की, 26 की बिके तो नुकसान। ठीक है, चल अच्छा जी, अब ये तो लेजर हो गया कंप्लीट। इसका तो मैं क्लोजिंग यहाँ पे 31 दिसंबर 2017 पे निकाल सकता हूँ बैलेंसिंग फिगर, लेकिन एक चीज़ अभी भी रहती है, वो क्या है? कोई सोच के ही बता दे, अगर सोचे बगैर नहीं बताना तो। हाँ, क्या रह गया अभी तक हमारे सवाल में? वो उसके नहीं, एसेट अकाउंट तो कंप्लीट हो गया, मैंने बोल दिया है। ठीक है, चलो वो कर दो, करो। कितना आता है? 825 - 52, 773। मैं तो कह रहा था ये तो कंप्लीट हो गया, बस सवाल भी खत्म हो गया। इधर से इसका भी क्लोजिंग निकाल लेते हैं, जल्दी से बता दो इसका क्लोजिंग भी, बैलेंसिंग जल्दी करो। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कैसे क्लोजिंग पे पहुंच गए तुम? डेप्रिसिएशन की एंट्री किसने करनी है इस साल की? ये मैं कह रहा था सिर्फ, और तुम कल मुझसे वो टोटका नहीं लेकर गए हैं। आज ले लेना, कल मैसेज आ गया था, मैसेज आ जाता है मैंने। अच्छा, तुमने क्या समझा? सचमुच मैसेज नहीं आएगा मुझे? मैं उसको कहा तुम्हारा गला खराब है, तुम्हें पेंडू आदमी, मैं तुम्हें देसी टोटका बताऊंगा, कोई कावा शावा बना के पी लेना। मैं कहा बेगम को कहता हूँ मुझे वो लिख के भेजे ना। तो मैं कहा पता नहीं जवाब आता है या नहीं आता, तो ये चला गया। इसने समझा शायद वाकई जवाब नहीं आता होगा। हाँ, आ जाता है कभी कभी जी। अच्छा लो बच्चों, वर्किंग नंबर 2 मैं करता हूँ, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17। भाईजान ये भी तो करना है। अब ये डेप्शन जो है ना, ये 3 हिस्सों में निकला करती है। कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो साल के पहले दिन हमारे पास पड़े थे और पूरा साल हमारे पास ही रहे, ठीक है, उनको हम ओपनिंग एसेट्स कहते हैं, और क्लोजिंग में भी हमारे पास रहे तो उनको यहाँ पर डेप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन ओपनिंग एसेट्स। लेकिन एक मसला है, असूली बात है, ओपनिंग एसेट्स में जो एसेट्स हमने लेने हैं उनको हमने फ्रैक्शन नहीं लगाना होता। अब इस साल के अंदर अगर 800 रुपये के एसेट्स हमारे पास साल के शुरू में पड़े थे, तो क्या ये 800 के 800 साल के एंड में मौजूद है? ये तो बाद में आया ना, ओपनिंग में तो 25 नहीं था ना, लेकिन 52 इस ओपनिंग में था। अब 52 को अलग करके सिर्फ 4 महीने डेप्रिशिएट करना है, और बाकी 800 में से जो 52 निकाल दे तो बाकी जो बचेगा उसको पूरा साल। लेकिन मसला क्या है, आपने भी मैंने भी बोला, आपने भी मान लिया, 800 - 52 करके डेप्रिसिएशन निकलवा रहे हो, हालांकि
ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। अगर कॉस्ट मेथड साथ रिवाइज तो करना है ना, क्योंकि उसका सवाल तो मैं नहीं करा रहा, साथ ही रिवाइज करना था ऐसे, ठीक है। तो कॉस्ट मॉडल होता तो कॉस्ट के ऊपर ही रेट लगता या लाइफ से डिवाइड करते, ठीक है। तो फिर कॉस्ट मॉडल तो 800 माइनस 52 ही करते और ओपनिंग एसेट्स की डेप्थ से निकाल लेते। पर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर आपको बुक वैल्यू चाहिए। तो यकम जनवरी 17 पे तमाम एसेट्स जो पड़े हैं उनकी बुक वैल्यू कितनी है, पहले वो निकालो। कैसे निकालोगे? कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेशन करने से, लेकिन जिस दिन की अक्यूमुलेशन माइनस करोगे उस दिन की बुक वैल्यू आएगी। तो ओपनिंग यकम जनवरी 17 पर 800 रुपए की कॉस्ट है और इस दिन तक की डेप्रिसिएशन 333 है, तो फिर मैं ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स निकालना चाह रहा था। ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स मैंने निकाला। पहले कैसे निकालूंगा जी? 800 माइनस 333, ये मेरे पास आ गई ओपनिंग, वट एवर देख लेंगे, ठीक है। ये क्या आ गया जी मेरे पास? ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ, चलो आपने कहा एक बार मैं लिख देता हूं, कितना? 467। अच्छा, अब इस 467 पर अगर मैं लगा दूं इंटू 15% तो सही होगा? नहीं जी, हाँ, इस 467 के अंदर सारे एसेट्स की बुक वैल्यू पड़ी है, जबकि एक हमारा एसेट ऐसा है 52 रुपए की कॉस्ट वाला, जिसकी यकम जनवरी 2016 पर बुक वैल्यू कितनी है? बोलो बोलो। यकम जनवरी 17 पर यकम जनवरी 17 पर बुक वैल्यू कितनी है? 29। हाँ, ये याद रखना आइंदा के लिए, जब कभी डिस्पोजल आए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो तो वर्किंग में इस तरह से अपने साल के पहले दिन के सामने ये पहली जो बुक वैल्यू के सामने ओपनिंग डेट लिख लेना, ताकि गलतियां लगे। क्योंकि 467 क्या है? यकम जनवरी 17 की सारे एसेट्स की बुक वैल्यू, और हमारे जाने वाले एसेट की बुक वैल्यू इसमें से माइनस करनी है, वो कितनी है? 30। तो ये 31 मुझे कहां से मिला करेगा? वर्किंग वन जो मैंने की उसमें से मुझे मिल जाया करेगा, ठीक है। अब 467 माइनस 31, वट एवर मैंने किया क्या है? मैंने ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स में से माइनस की है ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल। एक से ज्यादा हो तब भी यही कर देना, दो हो तो दो कर देना। अब जो भी आंसर आएगा उस पे मैंने रेट लगाना है डेप्रिसिएशन। और अगर यही स्ट्रेट लाइन रिवाइज करें साथ साथ, अगर यही स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो कॉस्ट ऑफ ऑल में से कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल ही माइनस कर देते और रिमेनिंग कॉस्ट पे रेट लगा देते, ठीक है। सही है। चलो, ये जरा टफ काम था माजरत के साथ, लेकिन आपको रिवाइज करवाना जरूरी था इससे पहले कि कहीं आगे जाके किसी बड़े सवाल में जो यहाँ का कॉन्सेप्ट है वो सीखने की बजाय इसमें फंसे हो, ठीक है जी। बोलो। 65 ये आ गया ओपनिंग एसेट्स पे डेप्शन, ठीक है। अब ये जो आपने अलग किया है भाई, ये भैया इसको अलग क्यों किया है? ताकि ये पूरा साल डेप्रिशिएट ना हो। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि बिल्कुल ही डेप्रिशिएट ना हो। कितने महीने इसको हमने डेप्रिशिएट करना है? अभी 4 महीने डेप्रिशिएट करना है। तो यहाँ पे हमने आकर लिखा ऑन डिस्पोजल्स। एक से ज्यादा हो तो एक से ज्यादा ये काम कर देना, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो 31 बुक वैल्यू है, इसको 15% से मल्टीप्लाई करें और इसको करें 4/12। आंसर क्या आता है? यानी 2 कर लें। तो ये काम पागलों की तरफ दोबारा क्यों कर रहे हैं हम? जब एक बार किया हुआ है तो पागल थोड़े ही हम दोबारा करें। तो इस जगह पे हम फिर जब ये वर्किंग कर लिया करेंगे ना, तो ये हमारे पास वर्किंग 1 से ही रेफर हो जाया करेगा 2। बस डेफिनेशन कंप्लीट है। कोई रहता तो नहीं समझ आया? ये समझ नहीं आया आपको? पूछो क्या समझ नहीं आया? ये पूरा समझ नहीं आया? ये वाला मुझे बताओ, सारे एसेट्स की कॉस्ट कितनी है? 800। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो मैं ओपनिंग एसेट्स में लेता, ओपनिंग एसेट्स पर डेप्शन लेता, तो मैं कहता 800 पर 800 में से 52 निकाल दो, बाकी जो बचा हुआ है उस पर रेट ऑफ डेप्शन लगा दो, ठीक है। क्योंकि 52 पे अलग से आपने डिस्पोजल की कुछ महीने की डेप्शन लेनी है। अब यही मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस था, मैंने कहा 800 तो कॉस्ट है, इस पे रेट नहीं लगना, बुक वैल्यू पे लगना है। तो पहले मैंने 800 माइनस 333 किया, तो ओपनिंग डेट पर यकम समय पर सारे एसेट्स की बुक वैल्यू आ गई। अब मैं इस पे रेट लगाने ही लगा था कि मुझे भाई ने कहा सर एक मिनट, इसकी इस
ओपनिंग बुक वैल्यू 467 जो आपने निकाली थी, इसके अंदर तो डिस्पोजल की भी ओपनिंग बुक वैल्यू 31 रुपये पड़ी हुई है, जो इस दिन की इसकी बुक वैल्यू है, क्योंकि ये तो 30 अप्रैल को निकला है ना यहाँ से। तो अगर आपने इसको यहाँ पड़े रहने दिया इस 31 को, तो इस पर भी पूरा साल डेप्शन चार्ज हो जाएगी, लेकिन इसको आपने अलग से डेप्सिट करना है सिर्फ 4 महीने। तो फिर हमने उसको माइनस कर दिया, जो बकाया बचे 47 में से 31 माइनस के, तो ये वो एसेट्स हैं जो पूरा साल हमारे पास रहे, पहले दिन से आखिरी दिन तक, उनमें पूरे साल की डेप्शन ले ली। यहां तक को मसला। अब जो 31 बचा है इसका क्या करना है, ये इसकी ओपनिंग बुक वैल्यू है, इस पर हमने 4 महीने की डेप्शन चार्ज करनी है। तो ये कितनी बनती है, 2। तो मैंने सिर्फ ये कहा कि ये 2 जब आपने ऑलरेडी एक बार कैलकुलेशन करके निकाला है, तो ये वाला टाइम ज़ाया करने की पर्चे में क्या ज़रूरत है। हम डिस्पोजल की ये वाली डेप्रिसिएशन वर्किंग नंबर 1 में जाकर देखें तो हमें मिल जाया करेगी कि डिस्पोज होने वाले एसिड की इस साल की डेप्रिसिएशन सिर्फ कितनी है, 2 रुपये। ये मैंने कहा था। अब समझ आ गया? अगर फिर भी समझ नहीं आए तो फिर भी पूछ लेना है, तो बता रहा हूँ। ओके, अच्छा, हाँ जी, बस टोटल कर दूँ। टोटल चुप कर जाना 1 मिनट। टोटल क्यों, टोटल कर दूं, डेप्शन एक्सपेंस टोटल निकाल लें। कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। ये जो एसिड खरीदा था इसको किसने डेप्सिट करना है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 5 महीने के लिए, तो ये भी तो रहता है। तो एडिशन पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है अलग से। एडिशन और डिस्पोजल अलग इसलिए है बेटा कि एडिशन पूरा साल डेप्सिट नहीं हुआ, डिस्पोजल पूरा साल डेप्सिट नहीं हुआ, और ओपनिंग में वो एसेट्स पड़े होते हैं जो साल के पहले दिन से साल के आखिरी दिन तक हमारे पास। तो चूंकि डिस्पोज होने वाला एसेट ओपनिंग में पड़ा होता है, इसलिए उसको निकाल के अलग करना पड़ता है। एडिशन तो ओपनिंग में नहीं होता, इसलिए वो अलग से ही आ जाता है। ठीक है, तो बोलो जी, एडिशन की डेप्रिसिएशन कितनी कॉस्ट है जी। अब पहले साल में तो रेट कॉस्ट पे ही लगना है ना, चाहे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी हो, इंटू 15% इंटू 5/12 जी, फिर 2 आ गया। चलो, ये महज एक हसीन इत्तफाक है दोस्तों। टोटल 69 जी बच्चों, इसकी डबल एंट्री अब बोलो। इतना मुश्किल काम नहीं होगा, आपको सादा डेप्शन की एडजस्टमेंट दी जाती हैं, आप लोगों का लेवल वो नहीं होता। ठीक है, अच्छा चले, खैर जी, एंट्री बोले। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 69। यहाँ पे आपने लिखा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, वो मैंने लेजर बनाया नहीं, ठीक है ना, ये वर्किंग 2 से आ गया। ये जनाब 31 दिसंबर 17 पे एंट्री पास किया आपने, और अब आप बेशक क्लोजिंग बैलेंस निकालें। अब आपको इजाजत है जी, कितना, 379। ठीक हो गया जी, कुछ पल्ले पड़ा थोड़ा बहुत। ठीक है, अब आपके होमवर्क में ना आज ये सवाल दोबारा है, और साथ ही हैं, नहीं यही सवाल फिलहाल दोबारा करना है, और इसी को स्ट्रेट लाइन मेथड से, यार इसको ना ही करना, स्ट्रेट लाइन का मैं को और फिर दे दूंगा सोल्यूशन। ठीक है, ऐसे आप ये ना लगेगा ये कैसे हो सकता है वैसे सवाल तो, लेकिन आपको नहीं छेड़ता मैं। तो कोई मसला है तो बताओ, नहीं तो पार्ट 2 शुरू कर लें यहाँ से।